हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए दोस्तों केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर के आ रहा था। कल हमने जो है एक मैराथन क्लास ली थी, लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी। उसके अंदर जो है हमने इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर दिया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। और इस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने के बाद में आपका जो है केवल बचेगा क्या, परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन। बस ये दो टॉपिक रहे थे हमारे, इन दोनों टॉपिक को भी जो है हम दोस्तों कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। उससे पहले एक बार दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ कि परमाणु के मूलभूत कण कितने हैं दोस्तों, 3 है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, धातु कौन सी यूज हुई थी, गोल्ड। कौन सा कण टकराया था, अल्फा कण। और जो है आपके गोल्ड की जो परत थी उसके चारों तरफ किसका लेप किया गया था, जिंक सल्फाइड का, ठीक है। फिर आपके क्वांटम संख्याएं कितनी है दोस्तों, 4, ठीक है। 4 में से कौन कौन सी है दोस्तों, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक और स्पिन। एन जो है आपके प्रिंसिपल वो बताती है आकार के बारे में, एजीमुथल एल यानी बताती है आकृति के बारे में, एम यानी मैग्नेटिक जो बताती है वो अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन के बारे में, और चक्रण क्वांटम संख्या एस यानी कि स्पिन के बारे में बताती है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में फिर मैंने सब कुछ आपको बता दिया था। फिर द्विगुणसी क्वांटम संख्या, फिर आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर आपकी इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या। फिर ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार मैंने बता दिया था आपको कि कक्षकों की जो बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है वो क्या रहता है, ठीक है। तो वो था ऑर्डर, ये आपके सामने 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। और इसका पूरा ट्रिक भी बता दिया था याद करने का। पाउली का आवर्जन सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के जो चारों क्वांटम संख्या है वो समान नहीं हो सकते हैं। अगर 3 एक जैसे भी हैं तब भी चौथा जो होगा स्पिन क्वांटम संख्या वो हमेशा अलग ही होगा, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो एस के अंदर 2 आ सकती है, पी के अंदर मैक्सिमम 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14, ठीक है। फिर मैंने बताया था हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है कि समभ्रंश कक्षों में यानी जो 2 समान कक्ष ऊर्जा वाले कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। और पी कक्षक के कितने कक्षक है, देखो पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं। फिर डी के 5 होते हैं। कौन कौन से? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ऐप के 7 होते हैं लेकिन उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो आपके एमएससी में जब आप आगे जाओगे तब काम आते हैं, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था n+l का नियम। तो n+l का मान जब भी अधिक होगा उसमें पहले आपके जो है उसकी क्या होगी, ऊर्जा अधिक होगी, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। लेकिन अगर n+l के लिए 2 कक्षकों का मान समान आ जाए तो n का मान जिसका कम होगा वहां पर जो है दोस्तों आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पीछे भी ये चीज़ समझा चुका था। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर के भी बता दिया था। फिर मैंने ये ट्रिक बता दी थी कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो याद रखोगे तो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर एक बड़े साहब को बिठा दोगे जिनके पेरेंट्स आएंगे नहीं साथ में, बाकी दूसरे साहब के दूसरे पेरेंट्स साथ, दोनों पेरेंट्स साथ में आएंगे, तीसरे साहब के पेरेंट्स साथ आएंगे, चौथे के, पांचवें के, छठे के, सातवें के। उसके बाद में आपके जो तीसरे साहब है वो अपनी डॉटर को भी लेकर आते हैं, चौथे साहब भी डॉटर लेके आएंगे, पांचवें साहब जो है डॉटर भी लेके आएंगे, साथ साथ चौथे की फ्रेंड भी लेके आएंगे, और छठे वाले जो है डॉटर के साथ साथ पांचवें वालों की फ्रेंड भी लेकर के आते हैं। ये ऑर्डर बताया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो समझा दिया था, ठीक है। उसके बाद अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का जो स्थायित्व है वो अधिक होता है, यानी कि पी कक्षक के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो अर्धपूरित है, तो वो जो है दोस्तों ज़्यादा स्थायित्व होगा 4 वाले से या फिर 5 वाले से या फिर आपके 2 1 से। तो इसलिए जो है फिर क्रोमियम का आप एक्सेप्शन मैंने बता दिया था कि होना तो ये चाहिए था 3d4, लेकिन होता क्या है दोस्तों रियल में, वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 होता है। ये चीज़ मैं क्लियर कर चुका था। फिर मैंने आपको बोला भी था कि कोई एक्सेप्शन जो आपके ध्यान में वो बताने हैं मुझे, आपने किसी ने कमेंट नहीं किया तो आज जाकर के कमेंट करिए पहले वीडियो देख करके। कक्षकों की आकृति के बारे में, तो एल अगर 0 है तो नॉट जो है आपका कौन सा उपकोष होगा, एस होगा। फिर उसका शेप नेम जो है तो शार्प होता है, इसका शेप होता है स्फेरिकल। एल 1 है तो पी होगा, प्रिंसिपल होगा, डबल एल हो जाएगा, ठीक है। मतलब डम्बल मतलब कि आपने जो देखे है ना जिम के अंदर डम्बल्स होते हैं आपके, उसके जैसा। और फिर एल बराबर 2 है तो आपका डी आ जाएगा और उसमें डिफ्यूज होता है यानी उसमें डबल डम्बल होगा। और एल बराबर 3 है तो एफ होगा फंडामेंटल, जिसका कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके बारे में अभी हमें नहीं जानना, ठीक। समझ में आ गई बात। तो ये थी हमारे पूरी कहानी
अब हम जो है दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में समझने से पहले हमें पता होना चाहिए आधुनिक आवर्त नियम के बारे में। तो आप लिखेंगे आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। अगर दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करें तो सबसे पहले तो जो है ये कब दिया गया है, तो 1913 में दिया गया है। और किसने दिया है, तो इसे मोजले नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होती है, तो फिर हमारे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, तो इन्होंने एक नियम दिया कि अगर हम जो है तीव्र गति के यानी तेज गति के, आप नोट्स में लिख लीजिए, तीव्र गति के तेज गति के इलेक्ट्रॉन की किसी धातु, किसी भी धातु पर, ये धातु लिख लीजिए, अदरवाइज जो नोट्स पढ़ेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होगी आपको। एक मिनट, इसको धातु कर देते हैं। किसी धातु पर बौछार, यानी उसके ऊपर जो है आप फेंकते हो, टकराते हो, जो भी बौछार का मतलब आप समझ सकते हो। तो बौछार करने या कराने पर प्राप्त आपकी जो एक्स किरणों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों, एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल, ठीक है, यानी स्क्वायर रूट, वर्गमूल संगत धातु परमाणु के नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियस चार्ज, नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ गई बात, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है दोस्तों, 1913 में मोजले के द्वारा दिया गया और ये कहता है कि तीव्र गति से अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन की किसी भी धातु के ऊपर बौछार करवाते हैं तो जो एक्स किरणें प्राप्त होगी, उस एक्स किरण की आवृत्ति का वर्गमूल जो होगा वो उस संगत धातु यानी जिस धातु के ऊपर आपने बौछार करवाई उस धातु परमाणु के नाभिकीय आवेश, यानी कि आप एक नाभिकीय आवेश का मतलब क्या, परमाणु क्रमांक ही है। क्यों नाभिकीय आवेश, अरे भाई नाभिक में होता क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई आवेश होता है क्या, नहीं। तो आवेश बचा किसका, प्रोटॉन का, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही एक परमाणु क्रमांक होता है। तो नाभिकीय आवेश का मतलब ही क्या है, परमाणु क्रमांक। तो नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्होंने जो है ये नियम दिया कि अंडर रूट ऑफ म्यू बराबर होता है a गुणा जेड माइनस बी। ठीक है, जहां पर आपको बता दूं दोस्तों, ये जो म्यू है, ये म्यू, ये क्या है, एक्स किरणों की आवृत्ति है। ठीक है, क्या है, एक्स किरणों की आवृत्ति। समझ में आ गई बात। और जो आपका ये जेड है, ये क्या है, तो ये नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, या आप इसको कह सकते हो क्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। समझ में आ गई बात। और जो ए और बी है, ये एक आपके क्या है, कांस्टेंट है। ए एंड बी क्या है, स्थिरांक है, या आप ये कह सकते हो कांस्टेंट है। ठीक है,
स्थिरांक या कांस्टेंट। समझ में आ गई बात। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी आधुनिक आवर्त नियम से ही जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना वो बनने वाली है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे इसी के बारे में। तो कोई भी दो जो आपके तत्व है या जो एलिमेंट्स है उनके परमाणु क्रमांक कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, दो तत्वों के परमाणु क्रमांक सेम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है वो दोस्तों क्या है, मूल गुण है। क्या है उसका, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूल गुण है। इसीलिए जो है हमारे मोजले महोदय के द्वारा ये नियम दिया गया या ये जो एक स्टेटमेंट दिया गया है वो आपको लिखना है, और वो स्टेटमेंट है कि तत्वों के भौतिक यानी कि जो एलिमेंट्स है उनके फिजिकल एवं रासायनिक यानी कि केमिकल, तो जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो उनके गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवृत्ति फलन यानी कि उनसे जो है रिलेट करते हैं, उनकी आवृत्ति जो होगी उसी के बेस पर हम जो है इस रासायनिक, और देखो मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना। एक तो क्या है बच्चे टेंशन में आ जाते हैं जब थोड़ा सा लिखने लगता हूँ तो ये बोलते हैं अरे सॉरी क्या इतना सारा। अरे भाई सुन पूरा, देखो तत्वों के जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो उसके भौतिक और रासायनिक यानी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो भी है वो दोनों प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसकी आवृत्ति फलन है, उसके परमाणु क्रमांक की। यानी जो परमाणु क्रमांक है उसी के आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट के किस प्रकार के जो है केमिकल गुण है और किस प्रकार के फिजिकल गुण है। ठीक है, ये बात इसलिए आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर बनी हुई है या किस आधार पर बनाई गई है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर, या आपसे जो है दो और कोई अदर ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक के आधार पर, क्योंकि इससे पहले जस्ट जो है दोस्तों हमारे मेंडलीव महोदय के द्वारा जो दी गई थी आधुनिक जो सारणी आपके, वो मेंडलीव महोदय ने बस यही कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक उनके परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं, परमाणु भार के नहीं होते। मोजले महोदय ने कहा, मोजले ने कहा कि वो परमाणु क्रमांक के होते हैं, और हमें मेंडलीव के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मोजले के बारे में। तो हमें केवल ये स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आ जाता है आपके कि अगर हम जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को जो है व्यवस्थित तरीके से अगर हम सजाते हैं तो हमें एक निश्चित अंतराल के बाद में जो भी प्रॉपर्टीज है उनका पुनरावृत्ति यानी उनका रिवीजन देखने को मिलता है, रिपीटेशन देखने को मिलता है। और वो रिपीटेशन कैसे होता है, वो जब मैं आपके सामने आपकी आधुनिक सारणी जो बनाई हुई है वो पूरी आपको बताऊंगा और आपको एक एक एलिमेंट याद करवाऊंगा, तब आपको वहां क्लियर करूंगा कि देखो इसका प्रॉपर्टी इससे मैच करता है, इसका प्रॉपर्टी इससे मैच करता है। ठीक है, अभी उसके बारे में हमें जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब केवल आप एक बात लिख लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी आखिर में कहते किसको है। तो अगर आप तत्वों को देखो, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक यानी कि जो उनके परमाणु संख्या होती है ना, उस परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है, जो सारणी हमें जो है प्राप्त होती है कब, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। हम लिखेंगे सभी परमाणु तत्वों को,
परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। तो व्यवस्थित क्रम में जब रखते जाओगे तो आपको एक टेबल प्राप्त होगी। उस टेबल को जो है हम क्या कहते हैं, उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक का कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ क्रम है या अवरोही क्रम है या आरोही क्रम है, तो इसका बढ़ता हुआ क्रम है यानी आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ या आरोही क्रम, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, या आप जो है यहां पर ही लिख लीजिए ब्रैकेट में आरोही क्रम, क्योंकि कई बार आरोही अवरोही वर्ड यूज कर ले तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में कहें चाहे आप जो है आरोही क्रम में कहें, एक ही बात है। तो तत्वों को कैसे रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में, बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में। ऐसे ही स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो है दोस्तों मेंडलीव ने जो हमारी आवर्त सारणी दी है, मेंडलीव महोदय ने, उससे भी बड़ी है। इसलिए इस आवर्त सारणी को कहा जाता है कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा रूप है, यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो है इसकी कुछ विशेषताएं लिखवा रहा हूं, उन विशेषताओं को आप लिखेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप लिखेंगे विशेषताएं, ठीक है। चलिए तो पहली विशेषता क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की पहली जो विशेषता है वो आपकी यही है कि तत्वों को आप ये तो चलिए तो लिख ही लिया है ना अब यार, तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, ठीक है। तो ये लिखा ही है, आपको पता ही है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब बता देता हूं कि इसमें जो है दोस्तों सारणी को, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस सारणी में आप देखेंगे तो 7 आपको जो है क्या मिलेगी, 37 कैसी हॉरिजॉन्टल पंक्तियां मिलेगी, ठीक है। तो 7 37 पंक्तियां हैं, और जिन्हें आप क्या कहोगे, जिन्हें आवर्त, या इंग्लिश के अंदर उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे, ठीक है। तो पीरियड्स कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो सारणी में 7 जो आपको ऐसे 37 पंक्तियां मिलने वाली है, जो मैं अभी आवर्त सारणी आपके सामने बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे 7 हमारे सामने 37 पंक्तियां दे रखी है, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्त कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर सेकंड पॉइंट आपका कि 18 क्या है, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी है इसके अंदर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्टिकल। तो वर्टिकल जो है इसके अंदर स्तंभ भी हमें देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे खड़े, ऐसी लाइनें हमें कितनी मिलेगी इसके अंदर, ऐसे 18 मिलते हैं वर्ग। कितने मिलते हैं, 18 वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। तो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें वर्ग कहते हैं। और ये चीज़ें आपको इसलिए याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि इनसे जो है कई बार क्वेश्चन बनने वाले हैं। अभी ये जो छोटी छोटी चीज़ें लिखवा रहा हूँ ना, ये आगे अभी काम आने वाली है, ठीक है। चलिए अब एक आप स्टार पॉइंट करके लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बना हुआ है और वापस आपसे भी पूछा जा सकता है कि समान बाह्यतम एक मिनट, ये समान बाह्यतम यानी कि एक जैसा बाहरी, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। समझ में आ गई बात। तो समान बाह्यतम
आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है किन्हीं तत्वों का और बहुत सारे तत्वों का होगा, उन्हीं तत्वों को हमने एक ही वर्ग के अंदर रखा है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए, देखो मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम यानी हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये सभी एलिमेंट जो है एक फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है और फर्स्ट वर्ग है इनका। तो हाइड्रोजन का जो लास्ट वाला एलिमेंट जिस वर्ग मतलब आपके जिस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा, फ्रेंसियम होगा। तो ये चीज कब काम आएगी, जब आपको एक ऊपर वाला दे दिया जाए, आपको नीचे वाले किसी का पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं और कुछ भी ऐसा जो है इससे हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो ये नियम आपको याद रखना है कि समान बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं यानी कि निष्क्रिय गैसें जिनको कहा जाता है, क्या आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रिडॉन और आपके जो है आगे आने वाला है यूयूओ, जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों आपका क्या, अरे यूयूओ 118 वाला जो तत्व है उसका नाम है अनयूनोसिटियम, जो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो मैं आपको सिखाने वाला भी हूं। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों को सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस सारणी के अंत में रखा गया। ठीक है, जब मैं आवर्त सारणी आपके सामने लाऊंगा तो ये सब आपको पॉइंट दिखने वाले हैं कि क्या बात है सर, आपने तो सही बताया था। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है दोस्तों आप लोगों के लिए कि जो समस्थानिक है उनको पृथक स्थान देने के लिए जो समस्या आ रही थी मेंडलीव महोदय के द्वारा जो आ रही थी इसके अंदर, उसको भी इसने समाप्त कर दिया था। फिर हमारे जो है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें क्या था, आरोही क्रम का पालन नहीं हो रहा था, लेकिन जो है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आरोही क्रम का पालन हो रहा है, क्योंकि आरोही क्रम के आधार पर ही तो ये पूरी सारणी बनाई गई है। तो ये तो थी इसकी विशेषताएं। अब कुछ इसके दोष भी है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सब चीजें जो है अच्छी ही हो। ठीक है, उसके कुछ तो कुछ दोष होते ही होते हैं हर चीज के। तो अब आप लिखेंगे इसके दोष, इसकी समस्याएं क्या क्या है। ठीक है, जैसे कई बार जो है देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन सी आवर्त सारणी में आपके अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति सही है क्या, या फिर ऐसा पूछ ले कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और वहां आ जाए हाइड्रोजन की स्थिति सही है, नहीं है, हाइड्रोजन की स्थिति अभी तक जो है स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिखिए एक तो कि हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन जो है हमारा उसकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हाइड्रोजन की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर एफ ब्लॉक के अंदर क्या किया गया दोस्तों कि दो अलग से ही जो है बाहर एक लाइनें निकाल दी गई जिनको कहा जाता है लैंथेनाइड श्रेणी और आपका एक्टेनाइड श्रेणी। ठीक है, तो लैंथेनॉइड, इसको अच्छा एक मिनट, लैंथेनॉइड व जो हमारा एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड, इनको जो है दोस्तों हमारे मुख्य सारणी में उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया। ठीक है,
तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है उनको मुख्य सारणी में किसी भी प्रकार से कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया, इनको विचारों को क्या करा, एफ ब्लॉक में से बाहर निकाल रखा है इसलिए। ठीक है, चलिए फिर आपके नेक्स्ट इसके अंदर जो है पॉइंट आ जाता है कि लगभग, मतलब देखो भाई 19-20 का फर्क तो हो सकता है ना, इतना तो फर्क होता ही है, लेकिन इस सारणी में क्या है कि लगभग जो समान गुण वाले तत्वों को पृथक यानी कि अलग अलग कर दिया। लगभग समान गुण है विचारों के तब भी उनको अलग कर रखा है। ठीक है, तो पृथक वर्गों में रखा गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, रखा गया। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो जैसे आपका जो दोस्तों बेरियम है, उस बेरियम के और लेड यानी कि आपका जो शीशा होता है ना, उसके लगभग गुण समान होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों को विचारों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। ऐसे ही आपके कॉपर व मरकरी, इनको भी जो है दोस्तों अलग अलग रखा गया है। तो ये थी दोस्तों आपके आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, दोष किसने दी, क्या नियम के अनुसार ये बनी हुई है, वो पूरा इंट्रोडक्शन। अब जो है दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा थोड़ा बड़ा। हर रोज़ जो है दोस्तों बड़ा वीडियो लाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि दूसरे काम भी रहते हैं और आपको पता ही है मैं जॉब में हूँ, उस वजह से तो जो है आपके लिए मैं जितना समय मिलता है उतने वीडियोज़ लाने की प्रयास कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ दोस्तों कि फिजिक्स के अंदर जो है जिस प्रकार से हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, 5वां टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है बता दीजिए। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी इस टॉपिक को कंप्लीट करते ही कौन सा तैयार करने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा।